Good evening, everyone. Am I audible? Kindly let me know. क्या ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? अंकन शुभनीत, क्या मेरा आवाज आ रहा है? Am I audible? ओके, थैंक यू। सो लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लोग फिजिक्स का 6th लेक्चर लेंगे। देखो, फिजिक्स में अपने को क्या क्या पढ़ना था? फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स, ग्रेविटेशन, मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, force and pressure, light, mirror, lenses, sound wave, electricity, magnetism and our universe। ये सारी चीजें अपने को बहुत अच्छे से खत्म करना है। कुछ कुछ टॉपिक्स हमने स्टार्ट किया है ना। आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे और वो टॉपिक है लाइट। इस स्लाइड में थोड़ा सा दिक्कत ये है कि इसमें दिक्कत भी नहीं है कि इसमें इंग्लिश के साथ ना आपको एसामिस का भी अल्फाबेट्स दिखेंगे। ये इसलिए है, आई प्रिपेयर्ड दिस स्लाइड्स ड्यूरिंग लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन के टाइम में क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स आए थे मेरे पास पॉलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट के लिए। तो मैं पॉलिटेक्निक ये सब क्लास 10th वगैरह तो पढ़ाता नहीं था, लाइट वगैरह मेरे को उतना ये नहीं था। अब क्या हुआ कि ऑनलाइन पे पढ़ाना था, मेरे लिए भी नया नया था ऑनलाइन पे। अब जो स्टूडेंट आए ना, 6 स्टूडेंट थे जिन्होंने जिनके पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया कि किसी तरीके से, क्योंकि ऑफलाइन पूरा बंद हो चुका था, कोचिंग नहीं चल रहे थे। तो बच्चे भी मोटा मोटी ये थे। अब क्या हुआ कि 6 स्टूडेंट आए, उनमें से 4 इंग्लिश मीडियम के तो 2 एसामीज मीडियम के थे। अब मेरे लिए दिक्कत ये है कि मुझको खुद एसामीज मीडियम का एसामीज लैंग्वेज बोल सकता हूँ, लेकिन लिखना वगैरह पढ़ना आता नहीं है। तो बड़ा दिक्कत था भाई कि कैसे पढ़ाएं, कि हम जो टर्म यूज करते हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तो उनको समझ में आएगा नहीं। लाइट का भी जब मैं लाइट बोल रहा हूँ तो फिर उसको समझ में आएगा नहीं। तो बहुत मेहनत से ना मैंने ये स्लाइड प्रिपेयर किया था उनके लिए, जिसमें मैंने क्या किया, पूरा जो उनका कोर्स था उसको एसामीज एंड इंग्लिश दोनों में साइमल्टेनियसली मैंने बनाया। तो लॉकडाउन का टाइम था, काम तो कुछ था नहीं, बैठे रहते थे। तो उसमें देखो बहुत बढ़िया स्लाइड है, इसलिए मैंने ये आप लोगों से भी शेयर किया। बहुत ही अच्छा कंटेंट है और पूरा कवर्ड है। लाइट में जितना चीजें हो सकता है वो सारी चीजें, लेंस, मिरर, वो सारी चीजें मैंने कवर किया था। और आप लोगों को बता दूं कि वो जो 6 स्टूडेंट थे जिन्होंने वो कोचिंग लिया था मेरे से ऑनलाइन, 6 आउट ऑफ 6 सबका सिलेक्शन हो गया। तो वो अच्छा लगा। बट दैट वाज ए रियली अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले पहले ऑनलाइन पे क्लास कराना, और काफी चीजों का चैलेंजेस था, काफी चीजों का, कि भाई बच्चे, क्योंकि हम लोगों को ऑफलाइन कराते थे ना, तो पता चलता था कि चलो सामने वाला सुन रहा है, समझ रहा है कि नहीं। अब जैसे ही ऑनलाइन पे शिफ्ट हुआ चीज, तो एक मोबाइल के सामने या फिर कैमरे के सामने आप बात करोगे, और स्टूडेंट जो है वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है वो भी पता नहीं है ना। तो काफी सारे चैलेंजेस लिए थे। चलो ठीक है, देखते हैं। लाइट, लाइट जिसको हम लोग एसामिज में क्या बोलते हैं, पोहर बोलते हैं, है ना। तो एसामिज में यूज नहीं करूंगा क्योंकि नॉन एसामिज बहुत सारे
देखते हैं मेरे वीडियोस, उनको थोड़ा दिक्कत होगा, बट स्टिल। सो लाइट जो है वो, उसपे दो चीज आती है। एक होता है हमारा लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे कि लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो क्या करते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स जनरेट्स लाइट। लाइट जो जनरेट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, है ना। सो लुमिनस ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आवर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जनरेट करता है लाइट को। और क्या हो सकता है? जैसे अपना सन, स्टार्स, ये सब क्या है? ये सब लाइट जनरेट करते हैं, और जब लाइट जनरेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं ना। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट मतलब दोज ऑब्जेक्ट कैन नॉट जनरेट लाइट। जो लाइट जनरेट नहीं कर सकते उनको हम लोग नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे कि जितने सारी चीजें हमारे आसपास है, जैसे टेबल, चेयर वगैरह वगैरह, प्लैनेट्स, वर्ल्ड, ये सारे क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। अब कोई चीज अगर लाइट जनरेट नहीं करता है तो हम उसको कैसे देखते हैं? ये बात आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से, है ना। तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, अनदर वन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, रिफ्रैक्शन क्या है, उसको समझते हैं। देखो, मैं जब बनाया ना मेरा, ये सबसे अच्छा चीज ये है कि कंपेरेटिव चीजें आपको एक ही साथ दिखेंगी। ऐसा नहीं है कि पहले रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे फिर रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे और फिर वो कोर्स लंबा होता जाएगा और समझ में भी नहीं आएगा, है ना। हम लोग एक साथ पढ़ते हैं। क्या है? रिफ्लेक्शन है एंड रिफ्रैक्शन है। ये क्या चीज है? रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या चीज होता है ना। तो इफ लाइट from any luminous source falls on any non-luminous object, then it starts traveling in a certain specific direction. अभी लाइट को लेके काफी सारी कंफ्यूजन थी, अभी भी थ्योरीज चल रही है ना। जैसे लाइट पार्टिकल है कि लाइट वेव है, फिर उसमें बहुत सारे क्या कहते हैं इसको, थ्योरीज आई, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीजें बताई। धीरे धीरे करके फिर हमको पता चला कि उसमें वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि लाइट जब किसी एक मीडियम में चलता है तो वो जब कभी, लाइट कहाँ से शुरू होगा? लुमिनस ऑब्जेक्ट से आएगा। लुमिनस ऑब्जेक्ट से जैसे ही वो स्टार्ट किया चलना, और वो अगर किसी एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे आके गिरता है, और फिर वो ट्रेवल करता है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन पे, है ना। तो जैसे ये बल्ब है, बल्ब से अगर लाइट आएगा और किसी मिरर पे गिरेगा तो ये पर्टिकुलर एक डायरेक्शन पे लाइट रेज जाएगी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ द लाइट। अब ये जो लाइट किसी चीज पे गिर के निकल के आ जाता है ना, तो वो किस डायरेक्शन पे जा रहा है, किसी नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट पे गिरने के बाद वो किस डायरेक्शन पे ट्रेवल कर रहा है, उसके ऊपर बेस करके हम रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर लाइट किसी एक मीडियम से चल के आए और उसी मीडियम पे अगर रिटर्न हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन बोलेंगे। जिस मीडियम से, पकड़ लो ये बोर्ड है मेरा, लाइट यहाँ पे आया, इसी हवा से इधर से आया और इस पे गिरा और फिर ये रिफ्लेक्ट होके इधर आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्शन बोल रहे हैं। अगर ये पास हो जाता दूसरे मीडियम, मतलब ये इस जो बोर्ड है उसके अंदर से पास हो रहा है, तो क्या हो जाता? रिफ्रैक्शन कहते हैं ना। तो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, when a ray of light falls on a smooth polished surface and the light ray bounces back in the same medium, it is called reflection of light. तो रिफ्लेक्शन क्या है? सेम मीडियम पे बाउंस बैक हो जाना। रिफ्लेक्शन क्या है? सेम मीडियम पे
बाउंस बैक हो जाना, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन क्या है? तो रिफ्रैक्शन, अगर किसी एक लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आता है और किसी दूसरे मीडियम पे चला जाता है, मीडियम चेंज हो जाता है, यहाँ पे इधर एक पर्टिकुलर मीडियम है, अब दूसरा मीडियम पे आ गया, दूसरे मीडियम पे आया, तो ये क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हो गया। एम आई क्लियर? तो रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट एट द सरफेस ऑफ सेपरेशन, बेंडिंग ऑफ लाइट एट द surface of separation as it passes from one transparent medium into another medium। एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जब लाइट चलती है तो वो बेंड होता है, उसी बेंडिंग को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। एम आई क्लियर? नाउ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के पर्सपेक्टिव से। जैसे लाइट जब कभी भी गिर रहा है तो वहां पे एक सरफेस है, उस सरफेस को क्या बोल रहे हैं? सरफेस ऑफ सेपरेशन। अब सोर्स है, सोर्स से जो लाइट आएगा उस लाइट को, उस रे को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे बोलेंगे। जो रे आएगा उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जो बाउंस बैक करके चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, है ना? रिफ्रैक्शन में भी सेम, जो लाइन रे आ रहा है उसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। और जो बेंड होके चला जाएगा उसको क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है? सेम मीडियम से आया, उसी मीडियम पे चला गया। रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? सेम एक मीडियम से आया, दूसरे मीडियम पे, मीडियम टू पे वो लाइट चला गया है, तो रिफ्रैक्शन हो गया। समझ में आया? जिस पॉइंट पे आके, जिस पॉइंट पे आके ये लाइट रे गिर रहा है उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर अगर मैं क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर अगर मैं सरफेस का परपेंडिकुलर कोई एक इमेजिनरी लाइन खींच देता हूं तो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सेम चीज रिफ्रैक्शन में भी, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है 90 डिग्री पे, जो अपना सरफेस ऑफ सेपरेशन है उसके 90 डिग्री पे हमने क्या किया? एक इमेजिनरी लाइन खींच दिया, जिसको हम बोल रहे हैं नॉर्मल। नॉर्मल के साथ इंसिडेंस रे, जो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो यहां पर भी सेम होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज माय एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर भी सेम, इंसिडेंट रे किसके साथ एंगल बना रहा है? नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है, सरफेस के साथ नहीं, नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा है उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड जो रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ लाइन बनाएगा, एंगल बनाएगा, उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इन दोनों में कुछ रिलेशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में। वो हमको कहां पे देखने को मिलेगा? हम बोलते हैं उसको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? फर्स्ट लॉ इज द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल at the point of incidence and the reflected ray lie in the same plane। क्या है कि जो इंसिडेंट रे आएगा, जो रिफ्लेक्टेड रे जाएगा, और जो नॉर्मल हम खींचेंगे, वो तीनों क्या होगा? सेम प्लेन पे हमेशा रहेगा। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट रे ऐसे आया और लाइट ऐसे जा रहा है और हम नॉर्मल यहाँ पे बना पा रहे हैं। क्लियर? तो लाई इन द
सेम प्लेन। सेकेंड लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का? सेकेंड लॉ है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर हो गया? तो रिफ्लेक्शन का दो ही लॉ है, एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये चाहे कि कोई भी प्लेन हो, स्मूथ प्लेन है या फिर पकड़ लो क्या कहते हैं इसको, कर्व प्लेन है, कुछ भी है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन will be always equal to the angle of incidence। अगर स्मूथ प्लेन ना भी हो तब भी, इरेगुलर प्लेन है तब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्योंकि कहां से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम किसी एक पॉइंट से ले रहे हैं, चाहे वो सरफेस अगर आपका पकड़ लो रफ सरफेस है, इरेगुलर सरफेस है, तब भी जो लाइट रे आके गिरेगी वो उस पॉइंट से जैसे जाएगा ना, नॉर्मल उसी पॉइंट पे खींचो तो आपको दोनों एंगल बराबर मिलेंगे। सो दिस इज आवर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। एम आई क्लियर एवरीवन? क्या मेरी बातें क्लियर हो रही है? जरा बताना चैट पे। ओके, थैंक यू। अब लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ सेम, दोनों का फर्स्ट लॉ सेम है कि एंगल द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एट द टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया, मतलब यहाँ पे तो सरफेस ऑफ सेपरेशन है ना, तो जो नॉर्मल खींचेंगे उस पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्रैक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन पे है। एंड सेकेंड लॉ इज साइन ऑफ द एंगल and sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is equal to constant। ये दोनों क्या है? प्रोपोर्शनल है। रिफ्लेक्शन में हमको दोनों इक्वल मिलते हैं एंड रिफ्रैक्शन में क्या है? प्रोपोर्शनल मिलते हैं। कैसे? साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू योर साइन आर, या फिर हम बोल सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। और ये कौन सा लॉ है? दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किसके ऊपर बेस कर रहा है? स्नेल्स लॉ, नोट डाउन करके रखना, स्नेल्स लॉ। और ये जो कांस्टेंट मिलता है हमको, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है इस कांस्टेंट को। एंड दिस कांस्टेंट is same for a particular light, for the light of a given color and for the given pair of media। ये जो कांस्टेंट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये कांस्टेंट कब तक रहेगा? फॉर द सेम कलर, लाइट का कलर जो है अगर सेम है एंड जो मीडियम आप ले रहे हो। अब ये मीडिया क्या क्या हो सकता है? पकड़ लो, एयर एंड ग्लास है, मेरे पास एक ग्लास है और ग्लास का टुकड़ा है, तो एयर से लाइट आके घुसा है तो सरफेस सेपरेशन में क्या हो गया? एक साइड में एयर है, एक साइड पे ग्लास है। फिर ग्लास से निकल के क्या हो रहा है? वो फिर से एयर में जा रहा है, फिर से ग्लास से एयर, है ना? या फिर पकड़ लो आपने है एक ग्लास में पानी ले लिया, तो लाइट क्या होगा? पहले हवा से आएगा, फिर ग्लास में जाएगा, ग्लास से फिर वाटर में जाएगा, वाटर से फिर से ग्लास मिलेगा उसको, ग्लास से फिर वाटर मिलेगा। तो ये सरफेस ऑफ सेपरेशन उसको दिखने को मिलेंगे। अब हम क्या बोल रहे हैं कि स्नेल्स लॉ जो है, स्नेल्स लॉ मतलब साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कांस्टेंट रहेगा कब तक? फॉर द लाइट ऑफ गिवन कलर एंड फॉर द पेयर ऑफ मीडिया। ऐसा नहीं है कि पकड़ लो ग्रीन कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एक होगा। अगर मीडिया चेंज हो रहा है, एयर एंड ग्लास या फिर ग्लास एंड वाटर,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा। ये कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारा चीज मैं समझाऊंगा आपको। ओके, क्लियर हो गया? तो दो लॉ देखे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड क्या कहते हैं इसको, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं इस चीज का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का कुछ एक्सप्लेनेशन करते हैं। जैसे हमको अभी तक समझ में आ गया है कि ये सेम मीडियम पे होगा, रिफ्रैक्शन मीडियम 1 एंड मीडियम 2, दो मीडियम पे होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर यहाँ पे हम देखें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या देखेंगे, I1 और ये अगर मेरा R1 है तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से क्या होगा, साइन I1 बाई साइन R1 विल बी इक्वल टू, इसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है, एन से भी डिनोट किया जाता है, N21। ये 21 क्या मीन करता है भाई, 21 क्या मीन करता है, so refractive index of medium 2 with respect to 1। किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो नंबर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब जहां जिधर से लाइट आ रहा है, जिस मीडियम को आपने पकड़ा कि इंसिडेंट रे उस पे है, तो दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू द मीडियम 1, ये होता है N21 का मतलब, साइन I1 बाई साइन R1। सिमिलरली देखो, अगर I2 एंगल में आ रहा है तो ये R2 में जा रहा है, साइन I2 बाई साइन R2। तो ये क्या बता रहा है मुझको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। क्लियर? नाउ आवर फर्स्ट लॉ जो था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन पे। क्लियर हो? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को थोड़ा बढ़िया से समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हमको क्या पता चलता है एक्चुअली, सो द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट that takes place when light travels from one transparent medium to another is expressed in terms of refractive index। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दर्शाता है, ये बताता है हमको कि ये जो लाइट है ना वो कितना बेंड होगा, एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जब जा रहा है वो कितना बेंड होगा, वो हमको पता चलता है किससे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। The refractive index can be linked to the relative speed of propagation of light in different media। ये जो लाइट बेंड हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लाइट, हम क्या बोलते हैं कि लाइट पार्टिकल है और वो किसी एक स्पीड पे चल रहा है। अब लाइट का स्पीड हर एक पार्ट मीडियम पे सेम नहीं होता है। नॉर्मल हम जो बोलते हैं लाइट का स्पीड कितना है, बताओ मेरे को, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट बताओ कितना होता है स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एक्सैक्टली 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ पे, ये हर जगह पे नहीं है ऐसा, ये हम बोलते हैं वैक्यूम में, वैक्यूम पे या ईयर में 3 इंटू ईयर में भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन 3 इंटू 10⁸ माना जाता है, इतना स्पीड पे लाइट चल रहा है ना। तो लाइट का स्पीड
जैसे जैसे मीडियम पे चलता है तो मीडियम के हिसाब से लाइट का स्पीड चेंज होता है। The refractive index can be linked to the relative speed of propagation of light in different medium. Light travels the fastest in vacuum or air with the highest speed of 3 into 10 to the power of 8 meter per second. Okay. Now, what is absolute refractive index? If the medium one is vacuum or air, then the refractive index of medium 2 is called absolute refractive index. हमने देखा है दो मीडियम है, मीडियम वन मीडियम टू। अगर मेरा मीडियम वन जहां से लाइट आ रहा है वो मीडियम अगर एयर या फिर वैक्यूम है तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा दूसरे मीडियम का उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब हम लिखते हैं तो सिर्फ मीडियम टू लिखने से हो जाएगा। आपको मीडियम वन मतलब जैसे हम पहले दिखाया था ना N2 1, तो वन देने की जरूरत नहीं। ये यहाँ पे टू नहीं लिखेंगे ना, टू के जगह पे क्या होगा? हो सकता है ग्लास लिख रहे हैं, वाटर लिख रहे हैं, या फिर कोई भी ट्रांसपेरेंट दूसरा मीडियम अगर है तो वो लिखेंगे, है ना? Am I clear, everyone? Can I proceed? Okay, I knew that. मैं क्या बोल रहा हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? साइन आई बाई साइन आर, ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत आसान है। कौन सा लॉ है? स्नेल्स लॉ है। जब मैं लिखता हूं साइन आई बाई साइन आर तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिखाता है, पकड़ लो ये मेरा दूसरा जो मीडियम है, दूसरा मीडियम जो है वो मेरा ग्लास है। ये मेरा ग्लास है एंड दिस इज एयर। अब एयर से आपका लाइट आ रहा है और ग्लास में आके घुस रहा है, ठीक। अब जब मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताऊंगा तो इसको मैं बोलूंगा ग्लास, और एयर देने की जरूरत नहीं है मुझको। N2 1, टू कौन सा है? ग्लास है। वन क्या है? एयर है। जब एयर है तो मैं यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, एयर और वैक्यूम को लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली ये समझ में आ जाएगा कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अगर वहीं पे ये मीडियम जो है वो अगर ग्लास होता, पकड़ लो दिस इज ग्लास एंड दिस इज वाटर, अब क्या निकलता है यहाँ पे? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलता? ये मीडियम टू है, ग्लास से आ रहा है, वाटर में जा रहा है ना? तो क्या होता? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास निकलता। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास निकलता। अगर वहीं पे ये ग्लास की जगह पे ये एयर होता और वाटर में पानी में आके डायरेक्टली लाइट घुस रहा है तो हम क्या लिखते हैं? हम इसको NWA लिखने की जरूरत नहीं था, हम ये लिख देते NW, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एम आई क्लियर? फिर से एक बार रिपीट करता हूं। हमने अभी तक क्या क्या देखा? हमने देखा रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है सेम मीडियम से, जिस मीडियम से लाइट आके गिर रहा है किसी एक सरफेस पे, उसी मीडियम पे अगर लौट जाए, बाउंस बैक हो जाए सेम मीडियम पे, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जो नॉर्मल बनाएंगे हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे 90 डिग्री पे सरफेस का जो लाइन खींचेंगे, उसके साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान में रखना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत बार
छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन। तो किसके साथ एंगल बना रहा है? सरफेस के साथ एंगल नहीं बना रहा है, सरफेस के साथ एंगल नहीं बना रहा है। कौन सा एंगल? जो नॉर्मल के साथ एंगल है वो वाला एंगल पकड़े। क्लियर? ये हो गया अपना रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या देखे हम लोग? रिफ्लेक्शन में साइन आई इज इक्वल टू आर हो गए। रिफ्रैक्शन जब बोल रहा हूं तो यहाँ पे दो मीडियम है। पकड़ लो, यहाँ पे आपके पास एक ग्लास में आपने पानी लिया है ना, ये पानी है। अब लाइट क्या हो रहा है? लाइट आ रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है। आने के बाद यहाँ पे क्या मिला उसको? सबसे पहला मीडियम क्या मिल गया यहाँ पे? ये लाइट, ग्लास मिला इसको, ये ग्लास में घुस गया है ना। कुछ बैंड होगा, कुछ बैंड होगा, फिर ग्लास से निकल के वो क्या जा रहा है? कहाँ पे जा रहा है? पानी में जा रहा है, तो फिर से बैंड होगा। अब ये डिपेंड करेगा कि किस तरफ बैंड हो रहा है, नॉर्मल की साइड पे बैंड हो रहा है कि सरफेस के साइड पे बैंड हो रहा है, उस पर बात करेंगे। दैट विल डिपेंड ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस पर बात करेंगे। ये जो एंगल बनाएगा, इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसका जो रेशियो होगा साइन का, साइन आई बाई साइन आर, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जब मैं बोलता हूं कि साइन आई बाई साइन आर, तो ये भी तो हो सकता है ना कि इस मीडियम से लाइट इस पे जा रहा है कि इस मीडियम से लाइट इस पे आ रहा है, तो किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भाई? तो हम बोलते हैं म्यू और n2 1। मीडियम 2 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 के कोरस्पॉन्डिंग। आई जो एंगल होगा वो आई एंगल किस पे होगा? मीडियम 1 पे होगा। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो मीडियम 2 पे होगा। थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और कुछ नहीं है, टफ कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने। अगर मेरा मीडियम 1 एयर या फिर वैक्यूम होता है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर हो गया अभी? ओके। अभी देखो, the ability of a medium to refract light is also expressed in terms of optical density। अभी अभी मैंने जो बात किया, ऑप्टिकल डेंसिटी। एक होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? हमने पढ़ा है, डेंसिटी है मास पर वॉल्यूम। तो ये नॉर्मल डेंसिटी है, जिसको हम पार्टिकल डेंसिटी भी बोल सकते हैं। अगर पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट लेके देखें तो उसको हम लोग बल्क डेंसिटी बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या क्या बात कर रहे हैं? ऑप्टिकल डेंसिटी बोल रहे हैं कि लाइट के लिए वो डेंसर मीडियम है कि रेयरर मीडियम है। तो जब हम लाइट की बात करते हैं ना, और उसमें जब हम लोग डेंसिटी की बात करते हैं, तो नॉर्मली ये क्या डेंसिटी है? ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकली डेंसर या फिर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम की बात करेंगे। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड योर ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्टिकल डेंसिटी इज नॉट सेम एज योर मास डेंसिटी। जो मास डेंसिटी हमने पढ़ा था, मास पर वॉल्यूम, वो दोनों सेम नहीं है। इन केस ऑफ लाइट, rarer medium or denser medium means optically rarer medium and optically denser medium। ऐसा हो सकता है कि मास डेंसिटी उसका ज्यादा है लेकिन ऑप्टिकली रेयरर है। ठीक? In comparing two media, the one with larger refractive index is optically denser medium than the other। ये important point। In comparing two medium, the one with larger refractive index, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा,
दैट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। क्लियर? अगर दो मीडियम है उसमें से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा वो क्या है? ऑप्टिकली डेंसर है। जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम वो क्या है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। The speed of light is higher in a rarer medium than a denser medium। अब आ रहा है असली बात। क्या बोल रहे हैं? लाइट का स्पीड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम के मुकाबले ऑप्टिकली रेयरर मीडियम पे फास्ट चलता है। जैसे डेंसर मीडियम पे जाते वक्त उसको क्या होगा? उसको बाधा मिलेगी, रेजिस्टेंस मिलेगा, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। और रेयरर मीडियम है तो खुला स्पेस है, वो बीच में से निकल जाएगा बच्चा। अब ये है कि ये जो स्पीड, लाइट का स्पीड है वो किस पे ज्यादा है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम पे ज्यादा है। इसका मतलब जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा। क्लियर? जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसमें वो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है और उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। Am I clear? Thus, a ray of light traveling from a rarer medium to a denser medium slows down and bends towards the normal. Traveling from a rarer medium to denser medium, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे आएगा तो इस लाइट का स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लाइट का स्पीड कम होगा तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगा। When light travels from a denser medium to rarer medium, it speeds up. उसका स्पीड बढ़ जाता है and bends away from normal। तो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जाएगा तो नॉर्मल से दूर जाएगा, है ना? मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अगर हम देखें, देखो ये सब एनालिसिस करने में काफी काम में आएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर आप देखो तो अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे आ रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? छोटा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। और अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे जा रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंपल आपको याद क्या कैसे रखना है और क्या रखना कि लाइट जब कभी भी ट्रेवल कर रहा है, भाई डेंसर मीडियम होगा तो स्पीड कम हो जाएगा, रेयरर मीडियम होगा तो स्पीड बढ़ेगा। यहाँ पे डेंसर मीडियम एंड रेयरर मीडियम जब बोल रहे हैं तो ये ऑप्टिकली डेंसर एंड ऑप्टिकली रेयरर की बात हो रही है। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मतलब जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, ऑप्टिकली रेयरर मतलब जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम। तो दो मीडियम है और आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और पूछ रहा है कौन किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका उसमें लाइट का स्पीड ज्यादा होगा। क्लियर सी बात है? और क्या देख रहे हैं कि जब वो रेयरर से डेंसर मीडियम पे घुस रहा है तो जा नहीं पा रहा है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जा रहा है। अब बाकी आप आइडिया लगा सकते हो, एक बार ये ड्राइंग बना लो कि भाई हाँ रेयरर से डेंसर पे गया तो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो गया। उसके बाद अगर कुछ एनालिसिस करना है आप इजीली कर सकते हैं। क्लियर?
Am I clear, everyone? Okay. अब देखो, Snell's law of refraction gives us the clear data about of these relations. कुछ relations की बात करते हैं. कैसा रिलेशन? कहाँ गया भाई? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21. एक हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब विथ कंपेयर्ड विथ योर एयर. और यहां पे बात कर रहे हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N21 की. N21 is equal to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. Clear? So refractive index of any medium 2 with respect to 1 is equal to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. Clear? So V1 by V2 हम दो स्पीड ले रहे हैं. अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, साइन R बाई साइन I1, और मैं R को अगर मैं बोल रहा हूं कि वो इंसिडेंट एंगल है और ये मेरा रिफ्रैक्टिव एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, तो क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 with respect to medium 2, and this will be coming as your V2 by V1. Clear? Absolute refractive index N2 is speed of light in vacuum divided by speed of light in medium 2, मतलब C by V2. हमने क्या बोला था? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर या फिर वैक्यूम के साथ कंपेयर्ड है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. यहां से आपको पूरा क्लियर पिक्चर मिल जाएगा. द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज 1.003. वैक्यूम का 1 पकड़ते हैं तो एयर का क्या है? 1.003 है. थोड़ा सा तो डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है, हल्का सा होने से भी ऑप्टिकली डेंसर है ना एयर, वैक्यूम के मुकाबले. सो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर is 1.0003. This means that the speed of light in vacuum is 1.000003 times faster than in air. तो एयर में जो लाइट ट्रेवल कर रहा है उससे 1.0003 टाइम्स फास्ट ट्रेवल करेगा वैक्यूम पे. वो हमको पता चलता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, है ना. सिमिलरली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33. देख के रखना चीजों को. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 1.33. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर is 1.33 times faster than in water. हवा में लाइट का स्पीड जो है वाटर के मुकाबले कितना ज्यादा है? 1.33 टाइम्स ज्यादा फास्ट ट्रेवल कर सकता है. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. इसका मतलब वाटर एंड डायमंड को अगर मैं कंपेयर करूं तो ऑप्टिकली डेंसर कौन हो गया? डायमंड ऑप्टिकली डेंसर हो गया, वाटर ऑप्टिकली रेयरर मीडियम हो गया, है ना. सो दिस मींस द लाइट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम is
2.42 times faster than in diamond. Am I clear, everyone? So इसको नोट कर लेना, वाटर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33, डायमंड का 2.42, एयर का 1.0003, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का हमको क्या समझ में आता है? इट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 एंड साइन आई बाय साइन आर। अगर एंगल से रिलेट करते हो तो साइन आई बाय साइन आर। दिस इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। ये है अपना स्नेल्स लॉ। ओके, so a light source emits light in all possible directions, है ना? So these are our rays of light, or you can say beam of light. रे ऑफ लाइट क्या होता है और बीम ऑफ लाइट क्या होता है? नॉर्मली जो हम लोग लाइट रे बोलते हैं ना, उस लाइट रे को भी अगर हम देखें तो ये दिस इज नॉट ए रे बट इट इज ए बीम ऑफ लाइट। बहुत सारे लाइट रेज मिलके a straight line showing the direction of light is called ray of light. Infinitely narrow beam of light and which is not practically possible to draw, कि एक पतला सिर्फ एक लाइट का जो रे है उसी को रे बोला जाता है, और कुछ रेस मिलके हम लोग एक बीम बोल सकते हैं। तो नॉर्मली जब कभी भी हम दिखाते हैं तो वो क्या है? इट इज ए बीम। So beam of light is a group of light rays emitted from a source and is called beam of light, है ना? तो नॉर्मली हमको जो दिखता है वो क्या है? इट इज ए बीम ऑफ लाइट rather than रे ऑफ लाइट, लेकिन हम पढ़ते टाइम बोलते हैं रे ऑफ लाइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अभी तक थोड़ा सा एक बार अपने दिमाग को रिफ्रेश कर लेते हैं। हमने क्या देखा और क्या समझा अभी तक? हमने देखा कि लाइट जो है वो वेव नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी शो करता है। उसका खास प्रॉपर्टी ये है, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। हमको चीजें तभी दिखती है जब लाइट किसी एक ऑब्जेक्ट पे गिर के और रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आए, और आंखों के थ्रू जो लेंस है उसके थ्रू जाके अपने आंखों के रेटिना जो है पर्दा, उसमें इमेज फॉर्म करे, और उस इमेज जो फॉर्म होगा रेटिना पे, वो इमेज ऑप्टिकल नर्व के थ्रू अपने ब्रेन पे जाएगा, प्रोसेसिंग होगा, तब जाके हमको वो चीज दिखेगी क्लियर। फिर से एक बार बोल रहा हूं, लाइट किसी भी एक सोर्स से, लुमिनस ऑब्जेक्ट से लाइट आके दूसरा किसी ऑब्जेक्ट पे जब गिरता है, और उसी ऑब्जेक्ट से लाइट फिर रिफ्लेक्ट होके अपने आंखों में आता है, आंखों में लेंस है, उसके थ्रू जाके रेटिना में गिरता है, और वहां पे जो पर्दा है उसमें इमेज फॉर्म होता है। उस इमेज को ऑप्टिकल नर्व्स अपने दिमाग पे प्रोसेस कराता है और फिर सिग्नल भेजता है, और दिमाग प्रोसेस करने के बाद अपने को वो ऑब्जेक्ट दिखता है। लाइट का दो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं। जब लाइट किसी भी मीडियम से ट्रेवल करता है तो या तो वो रिफ्लेक्ट कर जाता है या फिर रिफ्रैक्ट कर जाता है। रिफ्लेक्शन का मतलब है कि सेम मीडियम पे बाउंस बैक हो जाना। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर घुस जाना, लेकिन उसमें क्या होता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है, बैंड हो जाता है। ये जो बैंड होता है वो या तो नॉर्मल के तरफ होगा या नॉर्मल से दूर होगा। नॉर्मल क्या चीज है? इंसिडेंट रे जहां से आके जिस पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं गिरा है, उस पॉइंट पे एक इमेजिनरी लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ सेपरेशन, वो होता है हमारा नॉर्मल। अब नॉर्मल के तरफ बैंड कब होगा और नॉर्मल से दूर कब होगा? नॉर्मल के तरफ होगा अगर वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम पे आ रहा है तो लाइट का स्पीड कम हो जाता है। ये जो डेंसर मीडियम की बात किया हमने, वो क्या है? वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं। जैसे ऑप्टिकली रेयरर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम पे आके लाइट घुसेगा, उसका स्पीड कम हो जाएगा और वो इट विल बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्ट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो होगा वो छोटा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा। वहीं पे अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम पे लाइट चला जाए तो वो
नॉर्मल से दूर चला जाएगा, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा होगा। अब इनमें रिलेशन क्या है? रिफ्लेक्शन में हमने रिलेशन ये देखा कि आई जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू योर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन के केस में हमने देखा कि दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं। और वो जो प्रोपोर्शन का रिलेशन है वो हमको मिला है स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ ये कहता है कि साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, दैट इज साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। वो जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दिखाता है कि कोई भी मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है दूसरे मीडियम के मुकाबले या रेयरर है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने दो तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा, एक को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरे को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर मेरा मीडियम वन एयर या वैक्यूम है तो उसको उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बोलेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई दूसरा मीडियम है तो हम बोलेंगे N21, 2 मतलब सेकंड मीडियम, 1 मतलब फर्स्ट मीडियम। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, तो साइन आई बाई साइन आर। यही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? ये जो रेशियो है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यही है। इतना ही हमने पढ़ा है तो पूरा का पूरा देखो मेरे दिमाग पे तो सब सेट हो गया भाई, है ना? नाउ यू सी ए कन्वर्जन बीम, दिस इज कॉल्ड a convergent beam of light, this is called divergent beam of light। divergent मतलब किसी एक पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहा है, convergent मतलब बाहर से किसी एक पॉइंट की तरफ आ रहा है, इसको बोला जाता है convergent beam, इसे बोला जाता है divergent beam। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब देखते हैं। लाइट इज a form of which can produce sensation in our eyes, thus enables us to see ऑब्जेक्ट। बताओ, ए बी सी डी करके ले लेंगे, दिस इज ए दिस इज बी, पावर और एनर्जी। आंसर बताओ चैट पे क्या होगा? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ओके। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन प्रोड्यूस सेंसेशन इन आवर आईज, और उसके चलते हम चीजों को देख सकते हैं। Light travels in dashed line in the form of particles and waves, straight line or curved line? Straight line, very good। Our eyes are mostly sensitive for dash color and least sensitive for dash color। Mostly sensitive for, come on jaldi, blue, red, yellow, green, violet। Mostly sensitive our eyes are mostly sensitive for yellow। अपना जितना कमर्शियल व्हीकल्स है कौन सा कलर का है? येलो कलर का। स्कूल बसेस येलो कलर के। तो येलो मोस्टली सेंसिटिव जो कलर है अपने हमारे ह्यूमन आईज के लिए। देखो सब सारे एनिमल्स के लिए सेम नहीं होता है सेंसिटिविटी, है ना? कुछ एनिमल्स कलर देखते ही नहीं है, तो हमको वरदान है, हम कलर देख सकते हैं। इतना जो वेराइटीज कलरफुल वर्ल्ड देख पा रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो ए गिफ्ट, है ना? बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है जिनको ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है या फिर ग्रे कलर का दिख रहा है, एक ही जैसे सब कुछ दिख रहा है। एनीवेज, so भाई our eyes are mostly sensitive for yellow color and least sensitive for red color। क्लियर? नोट डाउन करके रखना। Mostly sensitive for yellow
and least sensitive for red and violet. Commercial vehicles are painted with, कौन सा होगा अभी बोल सकते हैं? Commercial vehicles are painted with yellow color, है ना, क्योंकि मोस्टली सेंसिटिव है येलो. Dash lamps are used in road lights. सोडियम रेडियम. रोड लाइट पे कौन सा लाइट हम यूज करते हैं? रेडियम. अरे बाबू, रेडियम अंधेरे में चमकता है, रेडियो एक्टिव. अब रेडियम के नाम पे तो हम रेडियम थोड़ी ना यूज करते हैं, सो सोडियम लाइट यूज करते हैं. रेडियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. Light travels with maximum velocity in dash whose value is dash मीटर पर सेकेंड. वैक्यूम और एयर, तो ये तो वैक्यूम है भाई. अब ये आपको यहाँ पे आंसर बताओ कौन सा होगा? 30 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड या 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड? ए और बी के हिसाब से बोल रहा है. दिस इज माई ए, दिस इज बी. ए बी ऑप्शन ए. So 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है 30 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड. Light does not need a material medium to travel. It can travel through a vacuum, isn't it? Vacuum or air. Okay, हमने बताई. So straight line पाइप और बैंड पाइप अगर हम लेते हैं तो फिर हम उसको पता है, अगर हम सीधा किसी पाइप से कोई एक लुमिनस ऑब्जेक्ट देख रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट दिखेगा, लेकिन बैंड पाइप से देखोगे तो नहीं दिखेगा. इसका मतलब लाइट जो है वो बैंड नहीं होता है. लाइट always travels in a straight line, है ना. But Earth's gravity deflects the light about a millionth of a degree, which is negligible. Thus we can say light travels in straight line. देखो इसमें ना और भी बहुत सारी चीजें जानने वाली है, जैसे कि लाइट इतना फास्ट ट्रेवल करता है, वो मासलेस क्वांटिटी है, इसीलिए हमको स्ट्रेट दिख रहा है, चीजें स्ट्रेट जा रही है, वो हमारे हिसाब से है. लेकिन क्योंकि उसमें पार्टिकल नेचर है, ग्रेविटी उसको खींचती है इतना. अब हमको पता है ना कि ग्रेविटी फोर्स जो है वो सबसे वीकर फोर्स है, जिसका मास बहुत ज्यादा होगा उसी पे वो ग्रेविटी का असर दिखेगा. हल्का चीजों पे ग्रेविटी का असर नहीं दिखेगा. मास अगर ज्यादा है तभी ग्रेविटी फोर्स कोई वैल्यू रखता है. तो इसीलिए लाइट के ऊपर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं कर रहा है. बहुत दूर जाके वो बेंड हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, है ना. Earth's gravity deflects light about a millionth of degree, which is negligible. So light always travels in a straight line. This statement was given by Euclid, Einstein, Newton. लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ये किसने कहा था? आइंस्टाइन ने, यूक्लिड ने, या फिर न्यूटन ने? लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन ये कहा था? नहीं, यूक्लिड ने. ये यूक्लिड का स्टेटमेंट है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन. आइंस्टाइन ने ये प्रूफ किया था कि भाई लाइट जो है वो बैंड होता है. ये थोड़ा हटके है ना हर एक चीज में. So light can be bent by gravitational field. It is true or false? Yes, it is true. And this statement was given by Einstein. ठीक है. टाइम क्या हुआ? 9 बज गया. What will be the angle of reflection if the incident ray falls at an angle 90 degree to the mirror? किसी एक मिरर पे लाइट गिर रहा है. What will be the angle of reflection if the incident ray falls at an angle 90 degree to the mirror? बताओ जल्दी जल्दी.
इंसिडेंट रे कितना डिग्री पे आ रहा है? इंसिडेंट रे फॉल्स एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द मिरर। तो ये रहा, पकड़ लो, ये मेरा मिरर है और इंसिडेंट रे जो है वो कितने डिग्री पे आ रहा है? 90 डिग्री पे आ रहा है। तो आपको, आपसे क्या पूछा, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? भाई 90 डिग्री पे अगर मिरर पे गिर रहा है तो नॉर्मल किधर है? नॉर्मल और इंसिडेंट रे सेम लाइन पे है। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 0। एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है? 90 डिग्री है क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है। नॉर्मल के साथ कितना एंगल बना रहा है? 0। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0। क्या मेरी बात समझ में आई? ये मेरा नॉर्मल है और नॉर्मल के साथ तुम्हारा इंसिडेंट रे मैच कर गया है, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना? 0 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 0 डिग्री होगा। क्लियर? नेक्स्ट, if the angle of incidence is 90 degree, angle of incidence is 90 degree, then reflected light will coincide the normal, will coincide the incident ray, will coincide the plane of the mirror. There will be no reflection. If the angle of incidence is 90 degree, सोचो क्या हो सकता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, मतलब will coincide the normal। कैसे भाई, कैसे? एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है ना? अरे वाह। अच्छा, ये तो फिर चलो देखते हैं, देखते हैं। ये मेरा मिरर है, प्लेन है। क्या बोल रहा है? दिस इज माय नॉर्मल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस में शुरुआत से चिल्ला रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके साथ बना रहा है? वो बना रहा है नॉर्मल के साथ। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री है, मतलब लाइट रे किसके पैरेलल हो गया? वो सरफेस के पैरेलल हो गया। क्लियर? इंसिडेंट रे सीधा ऐसे आ रहा है, इस सरफेस का पैरेलल है। तो रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 90 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? 90 डिग्री ही होगा। अगर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री है तो ये सीधा जा रहा है, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन, देयर विल बी नो रिफ्लेक्शन। क्लियर? अब ये वाला देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन the incident ray and the surface of the mirror, the reflected ray and the surface of the mirror, the normal to the surface and the incident ray, the normal to the surface and the reflected ray। come on, ये तो कर सकता है। the angle of incidence is the angle between normal and the incident ray, है ना? so normal and incident ray के बीच का एंगल है। सो यहाँ तक हमने बहुत बढ़िया से समझा है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को। आज के लिए काफी है। मैं जो लाइट का बाकी पार्ट है, लेंसेस एंड मिरर्स, वो नेक्स्ट क्लास पे शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, जो ऑफर अभी चल रहा है उस ऑफर के बारे में। हम लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम जितना सारा है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग 3 वैलिडिटी रखे हैं। 1 मंथ का, 4 मंथ का एंड 15 मंथ का वैलिडिटी है। एक्चुअल फीस 1 मंथ के लिए 5000, 7500 एंड 15000 नॉर्मल प्राइस है। वो ऑफर में कितने पे मिल रहा है? ओनली 1200 रुपीज फॉर ए मंथ।
for 2,500 rupees for 4 months, 8,700 for 15 months वैलिडिटी। और क्या क्या कोर्सेस अवेलेबल है इसमें, आपको पीएलसी एंड एचएमआई मिलेगा। आप कोई भी एक कोर्स चूज कर सकते हो, पीएलसी, एचएमआई, डीसीएस एंड स्काडा, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, बॉयलर सिमुलेशन ट्रेनिंग, टरबाइन सिमुलेशन ट्रेनिंग। और अगर सारा चीज मिला के, जिसको हम लोग जॉब जिम बोलते हैं, तो सारा अगर मिलाते हैं तो आपको मिलेगा ओनली 15,000 रुपीज पे 15 महीने के लिए। 15 मंथ्स का वैलिडिटी रहेगा और ये सारे कोर्सेज अनलॉक हो जाएंगे 15,000 रुपीज पे फॉर 15 मंथ्स, जिसमें सारी चीजें आ जाती है, इलेक्ट्रिकल का, इंस्ट्रूमेंटेशन का, ऑटोमेशन का, वो सारी बातें है ना। गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम्स कोचिंग के लिए असिस्टेंट इंजीनियर लेवल या जूनियर इंजीनियर लेवल 6 मंथ्स का 6,000, 12 मंथ्स का 10,000, 24 मंथ्स का 15,000 पे ऑफर चल रहा है। अभी कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहता है तो कर सकता है। आरआरबी जेई का ऑफर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। ओनली 1150 रुपीज पे सीबीटी 1 प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगा। टेस्ट सीरीज अलग से अगर कोई लेता है तब भी 799 की जगह पे 300 समथिंग ऐप में दिखाएगा। तो उतना ही है, ऑफर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। जो जो अभी तक एनरोल नहीं किए हो या फिर टेस्ट सीरीज नहीं लिए हो, मेरा रिक्वेस्ट वही है कि जल्दी जल्दी से ले लो। फिर ज्यादा पैसे दे के लेने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। मेरा नाम नासिम निजर मुजुमदर है। 18 years of experience in technical education field and engineering field. I was assistant general manager in Insol Power Private Limited और पिछले 11 साल से ऑन्टोजेनेसिस ऑटोमेशन पे सीनियर फैकल्टी एंड ट्रेनर का काम कर रहा हूँ। My area of expertise is electrical instrumentation, automation, thermal power plant, turbine, boiler, etc. और अगर आप लोगों को हमसे जुड़ना है तो आप सोशल मीडिया पे हम लोगों को फॉलो कर सकते हो। ये सारे हमारे ट्रेनीज है जो विदेशों में है और जिन्होंने गवर्नमेंट पीएसयू एग्जाम्स में भी हमारा नाम बहुत आगे रखा है। ये सारे वो चेहरे हैं जो ऑन्टोजेनेसिस के प्लेटफॉर्म से आगे बढ़े हैं। सो यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर टेलीग्राम चैनल पे। ऑन्टोजेनेसिस सर्च करने से ही मिल जाएगा। अगर कोई नया प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहता है, आइदर यू कैन गो टू आवर वेबसाइट www.ontogenesis.com और वहां से जाके स्टोर ऑप्शन पे चले जाना। स्टोर पे सेट योर गोल पे मत जाना, स्टोर ऑप्शन पे जाके देख लेना, या फिर हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करके स्टोर ऑप्शन पे चले जाना, वहां पे आपको कोर्सेस मिल जाएंगे। कोई भी दिक्कत होती है, यू कैन कनेक्ट विथ मी एनी टाइम इन 9435903266 इस नंबर पे। आई विल बी ऑलवेज अवेलेबल। प्रेफरेबल है व्हाट्सएप कर देना, कॉल भी कर सकते हो 8472044435। दोनों में से कोई भी एक नंबर पे कांटेक्ट करोगे मेरे से, आप लोग डिस्कस कर सकते हो। आई प्रेफर व्हाट्सएप, और अगर कॉल करना है तब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। बाय बाय, गुड नाइट।